अस्सलाम वालेकुम मैडम मुशरा, क्या हाल है आपका? कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बेस्ड अपॉन है असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है। तो मैंने चंद क्वेश्चन में से जो ज़्यादा लेंथी नहीं थे उन्हें मैंने स्किप किया और बाकी सब क्वेश्चंस को असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इन शॉर्टली 1 MCP ट्रीटमेंट। ये एक साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव है, सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है इथाइलिन के साथ। और कमर्शियली ये फ्रूट राइपनिंग जो होती है उसको स्लो डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उनकी फ्रेशनेस और कट फ्लावर्स जो फ्रेशनेस होती है उसको मेंटेन रखा जा सके। इसका मोड ऑफ एक्शन इस तरह से है, जैसे इथाइलिन प्रेजेंट होती है गैस जो कि राइपनिंग करती है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। तो ये उसके साथ बाइंडिंग करता है, और बाइंडिंग करने के बाद इथाइलिन जो होता है वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे वर्क करता है, और इसी तरह से उसको ब्लॉक कर देता है, और इसी तरह से राइपनिंग डिले हो जाती है। कमर्शियल यूज़ के अंदर ये फ्रेशनेस को मेंटेन करता है और राइपनिंग जो होता है उसे प्रिवेंट करता है। इस केस के अंदर इसको वाटर के साथ स्पेसिफिकली मिक्स किया जाता है, या फिर कोई सोल्यूशन जो होता है जो कि हवा में रिलीज़ करा दिया जाता है, और इसको इंडोर साइट्स जो होती हैं जैसे कि कूलर्स, ट्रक, ट्रेलर्स, ग्रीन हाउस, उनके अंदर डाल दिया जाता है। दो ब्रांड्स जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, इथाइल ब्लॉक और स्मार्ट फ्रेश। इथाइल ब्लॉक जो है वो यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी उसने इनको अप्रूव किया है, और ये बेडिंग, नर्सरी, फॉलिएज, प्रांत, इनके अंदर प्रिवेंट करता है प्री मेच्योर विल्टिंग, लीफ येलोइंग, या प्री मेच्योर ओपनिंग, या प्री मेच्योर डेथ को। इसी तरह से ये हमारे पास स्मार्ट फ्रेश के अंदर ग्रोअर्स, पैकर्स, शिपर्स इसको क्वालिटी बढ़ाने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए राइपनिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ओवरऑल 34 कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स से वाबस्ता है वो इसको यूज़ कर रही है। ये फील्ड्स के अंदर हम इसको अपनी क्रॉप्स को मॉडरेट हीट और ड्रॉफ्ट कंडीशंस उनसे बचाने के लिए, और स्ट्रेस टाइम्स के अंदर बचाने के लिए हम इसको स्प्रे करते हैं, ताकि हमारी जो फसलें हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो, डिटीरिएट ना हो, और उनमें राइपनिंग का अमल स्लो हो जाए। इस बेनिफिट्स की वजह से हमारे कंज्यूमर को अच्छा और सस्ता खाना मिल पा जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट नेक्स्ट टॉपिक है। इसके थ्रू हम डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैथोजेंस हमारे पास हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं चाहे वो फ्रूट्स हैं। उसके साथ साथ हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है इसका विटामिन सी के ऊपर ये इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं होता। ये 53 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 मिनट तक किया जाता है, और इसी तरह से किसी किस्म की भी एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट हीट ज़्यादा होने की वजह से विटामिन सी जो है, जो कि बहुत सेंसिटिव विटामिन है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। सबसे पहले हम एक वॉच ग्लास या एक पैन टाइप चीज़ के अंदर या वाटर बाथ के अंदर हम लेते हैं वाटर को, हॉट वाटर ट्रीट सीड्स, ठीक है, जिनको हमने ट्रीट करना है, उसके ऊपर हम यूनिफॉर्मली हीटिंग अप्लाई करते हैं, और थर्मोमीटर से हीट को मेजर करके मिक्स करते हैं, ताकि हीट यूनिफॉर्मली सेपरेट पूरी जगह पे वो स्प्रेड हो सके। फिर हम उसको सबमर्ज करते हैं ताकि वो सोक होके अंदर जा सके, और हर तरह के बैक्टीरिया को मार सके, और हर किस्म की हीट इंजरी से बचाने के लिए हम ये एक प्रोसेस एक मेंटेन्ड टेम्परेचर और टाइम के अंदर करते हैं, जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट। इसका पर्पज़ इस तरह से है कि ये यूज़ होती है जैसे मैंने पहले बताया, पैथोजेंस को ख़त्म करने के लिए, वेजिटेबल्स में से पैथोजेंस को ख़त्म करने के लिए सोक करके हम काफ़ी सारे जो पैथोजेंस उनको हम किल कर लेते हैं। हॉट वाटर यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर स्मॉल सीड्स के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि बड़े सीड्स होंगे तो वो उसके लिए फिर एक तरह का कह सकते हैं ज़्यादा सोकिंग की वजह से वो फट सकते हैं, या फिर उनका साइज़ इरेगुलर हो सकता है। तो ये टेक्निक ज़्यादा स्मॉल सीड्स पे अप्लाई होती है। आगे वेपर हीट ट्रीटमेंट, दिस इज़ डन बाय द इंजेक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम को इंजेक्ट किया जाता है उस चीज़ के अंदर, ताकि एग्स और लार्वे जो होते हैं इंसेक्ट्स के उनको किल किया जाए। ये स्पेशली इंसेक्ट्स और को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसका जो पर्पस है, जब एक चीज़ है, हमने एक प्रोडक्ट बनाई है, तो उसको इंस्पेक्शन के दौरान क्वारंटाइन किया जाता है, मतलब कुछ देर के लिए रखा जाता है और स्टेरलाइज्ड किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो इंसेक्ट वगैरह हैं उसको ख़त्म किया जा सके। और जब एक चीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाए, तो पहली रीजन वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो दूसरी रीजन में ना जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे वो इंस्टिंक्ट है तो वहाँ पे भी वो इंस्टिंक्ट ही रहें, एक जगह के पैथोजन दूसरी जगह पे ना जाएं। आगे हम बात करते हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर की। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जो होता है, इसके अंदर हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी डिफरेंट एक कॉन्सेंट्रेशंस बना के यूज़ करते हैं, जो कि एक स्टोरेज रूम के अंदर रेगुलेट की जाती हैं। और ये ड्राई कमोडिटीज़ जो होती हैं, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, उनमें यूज़ होती हैं। ग्रेन, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, इनके अंदर इसको प्राइमरी कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ जैसे कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मतलब सरवाइव करते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाए तो उसके वो सरवाइव नहीं कर पाते। इसी तरह से हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस को वेरी करके हम मोल्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको एक हर्मेटिक स्टोरेज बनाकर हम अपनी प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं। इससे जी हमारी जो एक्सटेंड होती है पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी, शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। हमारे मतलब जो फ्रूट्स हैं उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है और स्लो लॉस ऑफ क्वालिटी होता है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। वेजिटेबल में भी इसी तरह से राइपनिंग और एजिंग का प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, और राइपनिंग जो है उसको डिले होने के बाद ऑक्सीजन का लेवल करने के लिए ऑक्सीजन का लेवल जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर जाते हैं। और हाँ, उसके साथ साथ नाइट्रोजन को भी इंक्रीज करते हैं, और इसको एक कूल सेल में रखा जाता है ताकि रेस्पिरेशन को रिड्यूस किया जा सके। नॉर्मल एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्मॉलर अमाउंट्स के अंदर दूसरी गैसेज होती हैं साथ में इसके, तो इन ये नॉर्मल में होती हैं। तो 1.5 से 2% तक हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं और रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन के साथ और लिटिल बिट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। और उसी के साथ साथ हम इसको काफ़ी टाइम एज़ यूजुअल हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए रखने के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। अगले टॉपिक्स जो है हमारे पास, उनमें आते हैं चिलिंग इंजरी, हीट इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी। जब सबसे पहले बात करते हैं चिलिंग इंजरी पे। चिलिंग इंजरी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसके थ्रू हमारे प्रांस में लॉस मतलब क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्ट हमारी लॉस होती है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसकी सिम्टम्स के अंदर पीटिंग, डीक्लोरेशन, इंटरनल ब्रेकडाउन, फेलियर, राइपन, मतलब वो राइपनिंग से नहीं कर पाते, ग्रोथ ख़राब हो जाती है, और विल्टिंग, वाटर लॉस वगैरह वगैरह, और लॉस ऑफ फ्लेवर, और ये डिके हो जाती है बिल्कुल। हीट इंजरी के थ्रू प्लांट के अंदर स्केल्डिंग और स्क्रोचिंग, मतलब लीव्स और स्टेम्स के अंदर हो जाती हैं, स्टबर्न टाइप के फ्रूट्स और स्टेम्स बन जाते हैं और बहुत जल्दी वो डेथ कर जाते हैं और उनकी ग्रोथ कम होती है। विल्टिंग जैसे कि वाटर लॉस पहले ही हो गया, तो वो एक तरह की प्रोडक्शन की होगी हमारी, तो इसकी वजह से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम बचाते हैं, ताकि उसको पकाने के दौरान हीट एक्सपोजर ज़्यादा ना हो। ठीक है, कूल सीज़न के लिए हम क्रॉप्स जो हैं उनको 32 से 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वार्म सीज़न क्रॉप्स उनको 45 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टोर करते हैं। वो डैमेज भी फेस कर पाती हैं अगर इसको हम फॉलो ना करें। इसी तरह से फ्रीजिंग इंजरी जो होती है उसके अंदर हम अगर उसको 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस से कम में ज़्यादा पीरियड्स के लिए रखें, तो वो प्रोडक्ट जो होती है उसके ऊपर और उसके अंदर टिश्यूज़ में आइस मतलब जम जाती है, और आइस जमने की वजह से उसके अंदर जब मतलब वो वापस एक ड्रास्टिक इफेक्ट काज होता है, और वो वापस कह लें कि थॉनिंग शुरू होती है, तो वो थॉन के साथ साथ टिश्यू ब्रेक होते हैं और टिश्यू थॉन्स की सूरत में बाहर आ जाते हैं, और प्रोडक्ट जो होती है वो ख़राब हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट।